हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज फाइनली हम अपना चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड खत्म करने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या देखा, 2 मिनट करेंगे उसका रिवीजन, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को हम शुरू। तो बच्चों, सबसे पहले हमने मतलब देखा था इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। जब गुड्स का लेना देना होता है कंट्रीज के बीच में तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और जब गुड्स के संग सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पर्सनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब इंक्लूड हो जाता है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस बन जाता है। उसके बाद हमने रीजन देखे थे, 3 रीजन देखे थे कि इंटरनेशनल बिजनेस हम क्यों करते हैं। उसके बाद हमने स्कोप देखा था इंटरनेशनल बिजनेस का कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कैसे किया जा सकता है। पहला था हमारा मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, दूसरा था हमारा सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तीसरा था हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, उसके बाद था हमारा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, खुद ही प्लांट मशीनरी, खुद ही फैक्ट्री सेटअप करो, खुद ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। या फिर दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरे की कंपनी में पैसा लगाओ, या तो इक्विटी शेयर के फॉर्म में पैसा लगाओ या उनको लोन दो और बदले में प्रॉफिट या इंटरेस्ट ले लो। उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे क्या क्या हैं, कंट्री को क्या क्या फायदा पहुंचता है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, और दूसरा फर्म से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा पहुंचता है। तो इसके लिए अंदर काफी ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया था। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर का हमने सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री के अंदर जाता है तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो एक्सपोर्ट करता है उसे एक्सपोर्टर बोलते हैं, और दूसरी कंट्री में जो बाय करता है उसे क्या बोला जाता है, इंपोर्टर बोला जाता है। उसके बाद इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्यों किया जाता है। उसके बाद हमने 17 पॉइंट वाला एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखा था। मुझे पता है बच्चों आपको 17 पॉइंट की कहानी समझ में आ गई है, अच्छे से क्लियर हो गया है कौन सी चीज कब कहां क्यों होती है, लेकिन आपको 17 पॉइंट्स याद करने में दिक्कत आ रही होगी। तो बच्चों इसके लिए एक छोटी सी वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर के 17 के 17 पॉइंट्स और इंपोर्ट प्रोसीजर के 10 पॉइंट आपको याद भी करवाऊंगा अपने सामने बिठाकर। तो उसकी चिंता मत करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो याद करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी, मेरी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमने बच्चों डिटेल में देखा था, 17 पॉइंट देखे, तो काफी लेंथीएस्ट टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, इंपोर्ट ट्रेड के बारे में पढ़ना चालू किया था। इंपोर्ट क्या होता है, जब दूसरी कंट्री से सामान हम अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो उसे इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। जो इंपोर्ट कर रहा है, जो बाय कर रहा है उसे इंपोर्टर बोलते हैं, और दूसरी कंट्री में जो बेच रहा है उसे एक्सपोर्टर बोलते हैं। और फिर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि इंपोर्ट ट्रेड क्यों किया जाता है। उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंपोर्ट प्रोसीजर के साथ कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है, और उसके हमने 10 पॉइंट डिटेल में डिस्कस किए थे। ये चीज क्लियर हो गया, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। मेरा प्रॉमिस है कि 10 के 10 पॉइंट इंपोर्ट प्रोसीजर के और एक्सपोर्ट प्रोसीजर के 17 पॉइंट आपको मैं याद करवाऊंगा अपने सामने बिठा के, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, फिर बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। बच्चों 1940s के अंदर वर्ल्ड बैंक की तरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरह सब कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या बना लेते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो क्या डिसाइड करेगा कि किस तरीके से ट्रेड एंड टैरिफ होने चाहिए, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। बट उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट एक सुप्रीम लीडर था, बट उसने इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनने नहीं दिया। ये चीज समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 1940s के अंदर कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम क्या बना लेते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। जैसे एक वर्ल्ड बैंक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वैसे हम एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो क्या डिसाइड करेगा, ट्रेड कैसे होना चाहिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के बीच में, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको कैसे हटाया जाए। बट उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट बहुत सुप्रीमेसी थी उसकी, तो उसने उस टाइम पर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने नहीं दिया। बट सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या सोचा, चलो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहा, नहीं बनते। तब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, आपस में ही एग्रीमेंट कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता ना कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने, नहीं बनाते हैं, हम आपस में तो एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। और आपस में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे एक दूसरे की कंट्री के बीच में, और किस तरीके से हम टैक्सेस लगाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है, और जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे उन्होंने आपस में मिल बांट कर बात करी, और सारे जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे वो उन्होंने हटा दिए। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, तो ये था इसका एक बैकग्राउंड। अब रीड करते इसके बैकग्राउंड को, समझते कि इसके अंदर क्या दे रखा है। ऑन द लाइंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक,
It was initially decided at the Bretton Woods Conference to set up the International Trade Organization. बच्चों, वर्ल्ड बैंक की तरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरह एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम क्या था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। वहां पे डिसाइड किया गया था कि हम क्या बना लें, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द मेंबर्स कंट्रीज and to overcome various restrictions and discrimination as were being practiced at that time. और उन्होंने दो मोटिव बताए कि हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाना चाहते हैं। पहला कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम प्रमोट करें, उसको फैसिलिटेट करें, उनकी मदद करें कि आपस में कैसे आप ट्रेड कर पा रहे हो। और दूसरा, उस टाइम पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, उस टाइम पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भी भेदभाव हो रहा था, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या बनाने की कोशिश की जा रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करी जा रही थी। बट ये जो आइडिया था, ये आइडिया हकीकत में नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट इसके अपोजिट में था। यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने। यूनाइटेड स्टेट चाहता था उसकी ही सुप्रीमेसी मेंटेन हो। बट ऐसा उस टाइम पर उसने कर दिखाया और उसने इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनने नहीं दिया। आगे रीड करते हैं। बट द आइडिया कुड नॉट मटेरियलाइज ड्यू टू स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तब नहीं बन पाया जस्ट बिकॉज यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता था और उसने अपनी ताकत दिखाई और बनने नहीं दिया। बट इंस्टेड ऑफ ऑल टुगेदर अबैंडनिंग द आइडिया, द कंट्रीज दैट वर द पार्टिसिपेंट टू द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एग्रीड अपॉन हैविंग सम एग्रीमेंट। ये चीज समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि इस आइडिया को हम टोटली खत्म तो नहीं करेंगे, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी कंट्रीज आई थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। और किस चीज का एग्रीमेंट कर सकते हैं? सो एज टू लिबरलाइज वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स and various other types of restrictions that were in vogue at that time. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उस टाइम पर जो भी टैरिफ टैक्सेस थे, जो भी टैक्सेस थे, जो भी कंट्री ज्यादा टैक्सेस लगाते थे उनको, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए उन्होंने सब कंट्रीज ने मिलकर आपस में क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। और उस एग्रीमेंट का क्या नाम पड़ा, रीड करते हैं। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गैट या फिर GATT। आई रिपीट, उन्होंने क्या किया, उस कंट्रीज में जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उन कंट्रीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उनका नाम क्या पड़ गया, GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। और ये एग्रीमेंट कब आया था, कब से लागू हुआ था? तो रीड करते हैं। GATT came into existence with effect from 1st January 1948 and remained in force till December 1994। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था कब से एनफोर्स हुआ था, कब से लागू हुआ था, 1 जनवरी 1948 से हुआ था, और कब तक चला था, दिसंबर 1994 तक चला था। इसके अंदर 23 कंट्रीज ने सबसे पहले एग्रीमेंट किया था 1948 के अंदर कि हम आपस में कैसे ट्रेड करेंगे और कैसे हम रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेंगे। यहां तक बच्चों आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे रीड करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है। जैसे ही ये डिसीजन लिया गया GATT का, 1948 से लेकर 1994 तक GATT चला, लेकिन उसके बाद GATT को खत्म किया गया और उसके बाद उसका एक नया रूप बनकर आ गया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से लागू हुआ, ये कब से चालू हुआ, दैट इज 1 जनवरी 1995 से ये स्टार्ट हो गया था। फिर से रीड करते हैं इसको। Consequent to the decision, the GATT was transformed into World Trade Organization with effect from 1 January 1995। यहां तक क्लियर। पहले 1948 के अंदर GATT बना, उसके बाद 1995 के अंदर जब GATT को क्या बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। उसका हेडक्वार्टर्स कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर्स है। आगे रीड करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द WTO thus represent the implementation of the original proposing of setting the ITO as evolved almost 5 decades back। तो जो WTO बना, उसके पीछे का जो आइडिया था वो था 50 साल पहले जो डिसाइड किया था कि हम क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। उसी का दूसरा नाम बदल के उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ठीक है, एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको स्टोरी इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए 1948 के अंदर GATT बना था। यहां तक क्लियर हो गया, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, और उसी को बदलकर 1995 के अंदर क्या बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया।
बट स्टोरी समझाना, बैकग्राउंड समझाना मेरा काम है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आगे रीड करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है इसके अंदर। एज अ प्रिंसिपल इंटरनेशनल बॉडी कंसर्न्ड विद सॉल्विंग ट्रेड प्रॉब्लम्स बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इट हैज अ ग्लोबल स्टेटस सिमिलर टू दैट ऑफ द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। क्योंकि डब्ल्यूटीओ एक प्रिंसिपल इंटरनेशनल बॉडी है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हेड इंटरनेशनल बॉडी है, जो क्या सॉल्व करता है, जो भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, और जो भी आपस में नेगोशिएशन होता है, जो भी बातचीत होती है उसको फाइनलाइज कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। तो उसका स्टेटस सिमिलर किसके सिमिलर हो चुका है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सिमिलर हो चुका है। जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटस उतना ही बड़ा बना दिया गया है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। बच्चों 1995 के अंदर जब डब्ल्यूटीओ को स्थापित किया गया, जब स्टेब्लिश किया गया, तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स कौन था, इंडिया हमारी कंट्री उसका फाउंडिंग मेंबर था। There are 164 members in WTO और at present time 164 countries WTO का मेंबर बन चुकी हैं। आई होप बच्चों आपको ये बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले 1948 के अंदर GATT बना, उसके बाद 1995 के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया WTO के अंदर, क्योंकि एक प्रिंसिपल इंटरनेशनल बॉडी है तो उसका स्टेटस किसके बराबर हो चुका है, IMF के बराबर हो चुका है, और किसके बराबर हो चुका है, वर्ल्ड बैंक के बराबर हो चुका है। जैसे पहले सोचा गया था वैसा ही अभी ये हो चुका है। अब इसके बाद करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ का मेन काम क्या है, वो क्या करने के लिए बनाया गया था। टू एंश्योर रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इंपोज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि टैक्सेस को, टैरिफ्स को कम करने के लिए बनाया गया, और जो भी अदर टाइप के रिस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे अलग अलग कंट्रीज ने बनाया था, उनको हटाने के लिए बनाया गया था। दूसरा, टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज विच इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, create employment, increase income and effective demand and facilitate high production and trade। इन्होंने बोला कि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया कि हम ऐसी एक्टिविटीज कर सके जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, लोग अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सके, एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट कर सके, लोगों की इनकम जनरेट हो, डिमांड सारी फुलफिल हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्री आपस में क्या करे, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस करे। आगे क्या दे रखा बच्चों, फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बोला बच्चों इस पॉइंट के अंदर, जो भी वर्ल्ड की रिसोर्सेज है, चाहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, उसका हम बेहतरीन से बेहतरीन यूज कर पाए। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अब बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपने 9 या 10 क्लास के अंदर पढ़ी थी, रिवाइज करवाऊं। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट पीपल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। याद आ रहा है कुछ, हम इस तरीके का डेवलपमेंट करें, इस तरीके से हम रिसोर्स को यूटिलाइज करें कि आज की जनरेशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो जाए, और जो आने वाली जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट तब फुलफिल हो जाए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वही पॉइंट इसके अंदर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम रिसोर्सेज को, जो वर्ल्ड की जितने भी रिसोर्सेज उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, जो आने वाली जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या देगा बच्चों, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड मोर वायबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो उन्होंने क्या बोला, हम एक कनेक्टेड वायबल और ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे जिससे आगे चल के नेशंस को आपस में ट्रेड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों ये हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स देखे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या देखा, टैक्सेस को कम करो और जो भी बैरियर्स है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाओ। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, इनकम इंक्रीज करो और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो। उसके बाद जो भी वर्ल्ड रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो जिससे हम क्या कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। और लास्ट, एक इंटीग्रेटेड वायबल और ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ जिससे जो भी नेशन है आपस में अच्छे से ट्रेड कर पाए। यहां तक बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करने वाले हैं हम फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ के बारे में कि एक्चुअल में ये काम क्या क्या करता है। बच्चों जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उन्हीं को घुमा फिरा के हम उसको क्या बना देते हैं, फंक्शंस बना देते हैं। तो चलो एक एक करके इनको भी रीड कर लेते हैं। Promoting an environment that is encouraging to the member countries to come forward in WTO and mitigating their grievances। तो सबसे पहला उनका फंक्शन क्या है, जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, ऊपर हमने पढ़ा ना 164 मेंबर्स हैं, तो जो भी कंट्रीज है वो सामने से आए और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो भी शिकायतें हैं वो हमारे सामने रखें, डब्ल्यूटीओ के सामने रखें, और हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, लेइंग डाउन commonly accepted code of conduct
with a view to reducing trade barriers, including tariffs and eliminating discrimination in international trade रिलेशन। इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे बनाएंगे जिससे हम ट्रेड बैरियर्स, जो भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ट्रेड करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में, उनको हम हटाएंगे और एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जो सारी कंट्रीज उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको तुरंत खत्म किया जाए। तो वन ऑफ द वर्क इनका ये भी है। पहला क्या हमने देखा, जो भी मेंबर्स कंट्रीज की जो भी शिकायतें हैं, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, वो सामने लेकर हम इनको सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक ऐसा कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जो सारी कंट्रीज फुलफिल कर ले, जो सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर लें, जिससे हम टैक्सेस को भी कम कर सकें, जिससे हम रिस्ट्रिक्शंस को भी कम कर सके, और लास्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसे एलिमिनेट कर सके। आगे क्या दे रखा है, एक्टिंग एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और दो नेशंस के बीच में या बहुत सारे नेशंस के बीच में जब भी डिस्प्यूट होता है, जो भी लड़ाई होती है, तो कौन सॉल्व करेगा उनके बीच की लड़ाई को, WTO सॉल्व करेगा। ये चीज क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, एंश्योरिंग दैट all rules and regulations prescribed in the act are duly followed by the member countries for the settlement of their dispute। और मिलकर WTO मिलकर जो कानून बनाएगा, ये WTO ये भी एंश्योर करेगा, ये भी सुनिश्चित रखेगा कि सारी कंट्रीज वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं व्हाइल सॉल्विंग द डिस्प्यूट। ठीक है, कानून को मानना पड़ेगा, WTO के कानून को मानना पड़ेगा, जो भी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं उनको वो कानून मानना पड़ेगा, और कानून के अकॉर्डिंग ही जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों 4 पॉइंट देखे, पहला ग्रीवेंसेस को खत्म करना, दूसरा एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जिससे हम ट्रेड बैरियर्स को कम कर सके, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके, तीसरा जो भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करना, और डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनके कानून के अंदर बनाए गए हैं। तो बच्चों ये अभी ने 4 फंक्शंस देखे। आगे बच्चों और भी फंक्शंस रीड करते हैं। पांचवा फंक्शन क्या दे रखा है, holding consultation with IMF and IBRD and affiliated agencies so as to bring better understanding and cooperation in the world economy policy making। बच्चों IBRD इसके ऑब्लिक में लिख दो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बातचीत करेगा, वो सलाह वगैरह लेगा। किससे सलाह लेगा, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सलाह लेगा, वो वर्ल्ड बैंक से सलाह लेगा, और उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएट एजेंसीज है उनसे बातचीत करेगा, और उस तरीके से वो क्या बनाएंगे, मिलकर डिसाइड करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी डिसाइड करेंगे, और उसको उनसे बातचीत करके ही बनाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो WTO है वो वर्ल्ड बैंक से और IMF से बातचीत करेगा, कंसल्टेशन लेगा, उसके बाद ही वो कोई इकोनॉमी पॉलिसी बनाएगा, जिससे क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सबकी सलाह मशवरा भी होगा, और एक कॉमन पॉइंट पर वो आ जाएंगे। और लास्ट फंक्शन क्या दे रखा है, सुपरवाइजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस द ऑपरेशन ऑफ रिवाइज्ड एग्रीमेंट and ministerial declaration related to goods, services, trade related intellectual property rights। तो इन्होंने क्या बोला है कि हम रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, देखेंगे कि जो भी एग्रीमेंट्स बन रहे हैं या जो भी बातें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसा करो, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देख लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड देखा, फिर हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1995 में बना, उसके हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और 6 फंक्शंस भी देख लिए। अब बात करते हैं WTO होने के फायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके 8 बेनिफिट्स हमको दे रखे हैं, एक एक करके रीड करते हैं। बच्चों पहला बेनिफिट पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या दे रखा है, World Trade Organization helps promote international peace and facilitate international business। बहुत ही सिंपल पॉइंट बोला है बच्चों, जहां भी बिजनेस होगा वहां कुछ ना कुछ लड़ाइयां तो हो ही जाती हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि WTO शांति बनाने रखने में बहुत मदद करता है, और दूसरा आराम से आसानी से इंटरनेशनल बिजनेस हो जाए, इसको वो सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर नेशन आर सेटल्ड विद म्यूचुअल कंसल्टेशंस। और जो भी लड़ाई होती है, जो भी डिस्प्यूट होता है नेशंस के बीच में आपस में ट्रेड करते समय, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को आमने सामने बिठाता है, दोनों की बातचीत करवाता है, अपने सजेशन देता है, और उनके डिस्प्यूट को क्या करवाता है, सॉल्व या सेटल करवाता है। तीसरा पॉइंट क्या देगा है, रूल्स मेक इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेशन वेरी स्मूथ एंड प्रिडिक्टेबल। वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जिससे हमको पहले से ही पता है कि किस तरीके से ट्रेड होगा, और रिलेशंस को, दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको बहुत स्मूथ बना देता है, और पता लग जाता है कि कैसे ट्रेड होने वाला है ड्यू टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है,
फ्री ट्रेड इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल। और इन्होंने पॉइंट क्या दे रखा है, जब आप आसानी से ट्रेड कर पाते हो, ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड कर पाते हो, तो ऐसे केस के अंदर एक कंट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और उसी कंट्री के अंदर लोगों की इनकम लेवल भी राइज होती है, ठीक है। आप गुड्स यूज कर पाते हो दूसरी कंट्रीज के, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है, और जो कंट्रीज बेच रही है उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो दो तरफा फायदा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज हो रही है, लोगों की इनकम भी राइज हो रही है। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, फ्री ट्रेड प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ऑफ गेटिंग वेराइटीज ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स। और जब भी इंटरनेशनल ट्रेड फ्री होता है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होता है, तो ऐसे केस के अंदर हर कंट्री के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो आप वहां से खरीदो और अपनी कंट्री के अंदर लेकर आओ और अच्छे से अपनी कंट्री को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। ये चीज क्लियर हो गया। क्वांटिटी में विश्वास मत रखो, क्वालिटी में विश्वास रखो। तो ऐसे केस में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हाई होगा, जब आप अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। सिक्स पॉइंट क्या दे रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन फास्टेंड बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। और जो भी हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो कंट्री की जो इकोनॉमी, वो कैसे ग्रो कर पाती है, जस्ट बिकॉज ट्रेड फ्री हो गया, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हो गया। तो जितना कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है, उनके पास उतना ही पैसा आता है और उनकी इकोनॉमी उतनी ही ग्रो करती है। और जब सारी कंट्री ग्रो करेगी, तो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, जस्ट बिकॉज ट्रेड फ्री है। बच्चों, फ्री का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया। 7 पॉइंट क्या दे रखा है, द सिस्टम दैट एनकरेजेस गुड गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे जो गवर्नेंस हो रही है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, वो अच्छे से बनाए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, WTO help fostering growth of developing countries by providing them special and preferential treatment in trade related matters। बच्चों, WTO जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो उभरती हुई कंट्रीज होती हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। कैसे बढ़ावा देने की कोशिश करता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, जैसे मान के चलो एक यूएसए का ट्रेड हो रहा है, इंडिया के संग ट्रेड हो रहा है। यूएसए एक डेवलप कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इंडिया को प्रेफरेंस दी जाएगी। इंडिया से सामान ज्यादा बाहर जाए, जिससे क्या होगा, इंडिया के पास पैसा आएगा, इंडिया और डेवलप होने की कोशिश करेगी। तो वही बात इन्होंने यहां पर बोली है कि WTO जो है, डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री ग्रो कर रही हैं, जो बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उनको प्रेफरेंस देता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। आई होप बच्चों आपको ये 8 के 8 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनली हमारी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 की होती है खत्म। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने बहुत मेहनत करी कि आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करवाऊं, एक एक पॉइंट का मतलब समझाऊं, और मैंने कोशिश करी है कि आपको याद भी करवाऊं। रिवीजन तो पता नहीं हमने कितनी बार कर रखा है हर एक टॉपिक का। कोई भी क्लास शुरुआत होने से पहले मैं आपको पूरा रिवाइज करवाता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। आई होप आपको ये सारी बच्चों चीजें फायदे पहुंचा होगा। बच्चों, कैसा लगा आपको मेरे से पढ़ना, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। कभी कभार मैं फंबल कर जाता हूं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बिजनेस स्टडीज पढ़ी। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, 11th के बिजनेस स्टडीज का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।